Class 10th we are going to a discussion about the law of mass action. चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा ये लॉ ऑफ मास एक्शन। इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम दो डेरिवेशन करते हैं, एक जनरल होती है और एक उसकी बेसिक होगी। लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो इन 1869 फॉरवर्डेड बाय गुल्डबर्ग एंड वेग। ये जो डेट है बेटा इसकी फॉरवर्डिंग की वो एक MCQ है। नेक्स्ट वन वी आर मूविंग टूवर्ड देयर स्टेटमेंट्स। हम दो स्टेटमेंट यहाँ पे इसकी डिस्कस करेंगे। एक स्टेटमेंट वो है कि जब सिंगल रिएक्टेंट होगा आपके पास, और दूसरी स्टेटमेंट है जब आपके पास मल्टीपल रिएक्टेंट्स होंगे। नंबर 1, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जब एक ही सब्सटेंस है तो वो वही उसके एक्टिव मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी। नाउ व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास इज नॉट अ एक्चुअल मास। एक्टिव मास से रिलेटेड हमने दो तीन बातें डिस्कस करनी है। नंबर 1 इज एक्टिव मास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन होती है, एंड एक्टिव मास की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। एंड नंबर 3, एक्टिव मास का जो यूनिट होता है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऑल 3 आर दी पॉसिबल MCQs कि एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन भी। एक्टिव मास इज नॉट द एक्चुअल मास जो हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में बेटा, ये वो मास नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंस। अगर रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास मोर देन 1 है, सपोज 2 है और मोर देन 2 है, नॉर्मली हम 2 ही डिस्कस करते हैं, तब क्या होगा कि उनकी मोलर कंसंट्रेशन के जो एक्टिव मासेस हैं उनकी हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट मीन उन दोनों को हम ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन से जो हमें आएगा प्रोडक्ट वो उसका क्या होगा? रेट होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड इट्स डेरिवेशन। There is a general example for the derivation, students. Consider a reaction in which A and B are the reactants. A and B are the reactants and they form C and D are the products. अब हम इस पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। नंबर 1, A और B मिलकर क्या बना रहे हैं? C और D। रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। तो हम पहले नंबर पे रेट फाइंड करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज पर द स्टेटमेंट कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ सब्सटेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास किसका आ जाएगा? A का, इनटू एक्टिव मास किसका आ जाएगा? B का। हमने दोनों टर्म्स के बिटवीन कोई साइन नहीं दिया, और जहाँ पे बेटा कोई साइन नहीं होता वहाँ पे कौन सा साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है? मल्टीप्लिकेशन का। रेट को हम R से लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड R, F आ जाएगा इसके सबस्क्रिप्ट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। बेटा मैथमेटिक्स में आप जनरली डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं, रिप्लेस करवाते हैं इक्वालिटी के साथ, तो उसके साथ क्या आता है? एक कांस्टेंट भी आएगा। अब वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा? RF इज इक्वल टू K इनटू A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? सेम एज इट इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां भी हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या आएगा? बट इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास क्या है? C एंड D। एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ D। Same as it is, capital R for rate and small r for reverse, directly proportional to the product of C and D.
जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज करेंगे, वंस अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज के इनटू सी एंड डी। अब बेटा देखिए दोनों कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के है, तो दोनों कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड के लिए इसको कह देते हैं के एफ और रिवर्स वाले को कह देते हैं के आर। तो जो फॉरवर्ड के लिए हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड के एफ और जो रिवर्स के लिए आ रहा है के आर। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेटिंग बोथ दीज इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, नाउ एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। इक्विलिब्रियम है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of reverse reaction, means that RF is equal to RR by putting their values from equation 1 and 2. By putting their values from equation 1 and 2, it will become Kf into molar concentration of A into molar concentration of B is equal to Kr molar concentration of C into molar concentration of D। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों कांस्टेंट हैं बेटा उसको एक साइड पे ले आएंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे चली जाएंगी। ये Kr इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। Kf बाय Kr इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो जनरली बेटा जब भी हमारे पास दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं तो उसके रिजल्ट में एक नया कांस्टेंट मिलता है। Kf और Kr दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसके रिजल्ट में एक नया कांस्टेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड Kc। Kc is equal to Kf by Kr. This will become Kc is equal to C into molar concentration of D divided by molar concentration of A into molar concentration of B. Actually C and D क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट्स, और A और B क्या चीज़ें थी हमारे पास, रिएक्टेंट्स। तो फाइनली हम अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की फाइनल स्टेटमेंट देखते हैं तो उससे अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज को न्यूमिनेटर में लिखना है और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज को किस में लिखना है, डिनोमिनेटर में हमने मेंशन करना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट दैट इज जनरल डेरिवेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Now students, we are moving towards the derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction। इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट के अंदर एडवांसमेंट आएगी, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम दोबारा डेरिवेशन करेंगे। स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो स्टेटमेंट इज़ दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। यहाँ तक सेम वही स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ मास एक्शन की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके जो रेट होगा वो रिएक्टेंट्स की एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। बट एडिशनल इज़
raised to the power equal to the number of moles in a balanced chemical equation। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें हमें क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर में चले जाएंगे, एक्सपोनेंट बन जाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करते हुए बेटा दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए और ये एप्लीकेबल सिर्फ किस पे होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इट्स डेरिवेशन। फॉर अ जनरल रिएक्शन, consider a general reaction A and B in which are the reactants small a and small b are their number of moles. C and D are the product, small c and small c are their number of moles. By applying law of mass action on it, हम इस पे law of mass action apply करते हैं, then क्या होगा? By applying law of mass action, so same as it is as per the statement of law of mass action, rate of forward reaction is directly related to the molar concentration of the reactants. Reactants are A and raised to the power its exponent. इसके एक्सपोनेंट क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आना है वो स्मॉल a इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B raised to the power its number of moles. This will become RF directly related to molar concentration of A, molar concentration of B, सेम एज इट इज। हम क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा RF इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A एक्सपोनेंट स्मॉल a, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B एक्सपोनेंट स्मॉल b। और अदर साइड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए RR इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी। For the reverse, reactants are C and D. Molar concentration of C exponent small c into molar concentration of D और exponent क्या चला जाएगा, small d। Proportionality को जब हम equality में change करेंगे, this will become K into molar concentration of C exponent small c, molar concentration of D exponent small d। दोनों K को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए फॉरवर्ड के लिए क्या देते हैं KF, रिवर्स के लिए KR। सेम एज इट इज फॉरवर्ड के लिए हमारे पास KF और KR। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट विल बी अचीव इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपेंड एट इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दी ईच अदर। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मींस दैट RF इज इक्वल टू RR। इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। दिस विल बिकम KF A एक्सपोनेंट A स्मॉल a, B एक्सपोनेंट स्मॉल b, C की एक्सपोनेंट स्मॉल c और D की एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी, स्मॉल d। अब क्या करते हैं, हम कांस्टेंट एक साइड पे ले आए, KF बाय KR इज इक्वल टू C एक्सपोनेंट स्मॉल c इंटू D एक्सपोनेंट स्मॉल d बाय A एक्सपोनेंट स्मॉल a इंटू B एक्सपोनेंट स्मॉल b। दो कांस्टेंट जब हमारे पास डिवाइड होते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है, एक नया कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, दिस विल बिकम KC इज इक्वल टू C एक्सपोनेंट स्मॉल c D एक्सपोनेंट स्मॉल d बाय A एक्सपोनेंट स्मॉल a इंटू B एक्सपोनेंट स्मॉल b, एंड दिस KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस KC को हम क्या कहते हैं,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। और इससे ऑनवर्ड जितना भी हमने ये चैप्टर डिस्कस करना है बेटा उसमें इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही डिस्कशन होगी। हम किसी भी एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेट्स सपोज अगर डिस्कस करते हैं। दिस वन इज H2 प्लस I2 इट फॉर्म 2HI। अगर हम इसका Kc लिखते हैं तो Kc कैसे लिखा जाएगा, Kc इज इक्वल टू, हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या आ रही है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ क्या है एक ही HI मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, साथ में जो ये नंबर लिखा है ये इसके क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और वो क्या चले जाएंगे इसकी एक्सपोनेंट में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स आएंगे H2 इंटू I2। अब बेटा इन दोनों के साथ कोई भी डिजिट मेंशन नहीं था, जहाँ कोई डिजिट मेंशन नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, और 1 हम प्रोबेबली नहीं लिखते, इस वजह से यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। और ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे।